है गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत ही विस्तार से क्वेश्चंस कर करके, थ्योरी कर करके। और ये लेक्चर 2 है। और लेक्चर 1 और में हमने एल्कली मेटल्स पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी उसकी। सेम इसमें हम वीडियो 2 में भी देखेंगे एल्कली मेटल्स का ही। सो वंस वी आर डन विद एल्कली मेटल्स तो हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टार्ट करेंगे। मेरा ये मोटिव है गाइज, इसमें आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छूटे जिस पे आज तक क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है। सो इसको बहुत गौर से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, ओके, विद ऑल सीरियसनेस। सो गाइज, कभी कभी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो भी एल्कली मेटल्स है उनके जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली दे आर नॉन कलर्ड कंपाउंड्स। नाउ बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl का एग्जांपल लेते हो तो इट्स वाइट इन कलर, राइट। सो दूसरे भी जो कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली हेलाइड्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, दे आर ऑल नॉन कलर्ड कंपाउंड्स, राइट। मतलब जैसे पर्पल, ब्लू वगैरह वगैरह, ये कंपाउंड्स की बात कर रहा होगा इसमें, ये ध्यान रखना। तो ऐसा क्यों होता है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गाइज बहुत ही सिंपल जो हम कंसेप्ट पे बेस्ड है कि वेदर जो आपका कंपाउंड है, ओके, और उसमें जो ये आपका मेन आयन है, वेदर इट इज हैविंग एनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड या अनपेयर्ड, राइट। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। एंड अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायमैग्नेटिक। इस पर हल्का सा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया था। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उस आयन से, दे आर ऑल कलर्ड। इस केस में आप जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उसमें आप देखते हो कि वे बहुत ज़्यादातर कलर्ड्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली। सो अब क्या होता है, अगर उनका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया है, जैसे Na+ का अगर हम देखते हैं तो वे नॉन कलर्ड कंपाउंड होते हैं। सो वाइट में कलर्ड कंपाउंड को भी हम जनरली नॉन कलर्ड ही लेते हैं, राइट। सो अगर आप देखोगे तो Na मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज 11। सो 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। नाउ अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6, राइट। अब इसका अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6 ऑल आर पेयर्ड। और इसमें अब कोई भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बिकॉज इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और जो सोडियम है या आपके जो एल्कली मेटल्स हैं वे सिर्फ यूनिपॉजिटिव आयंस ही बनाते हैं। यूनिपॉजिटिव मतलब एक ही Na+ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप Na++ ले लोगे, बिकॉज ये इनर्ट, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो जाता है। इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज हाईली अनलाइकली, या आपको बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दे और यहाँ 5 कर दे। समझ में आपको? तो दैट इज वाई ये एक ही यूनिपॉजिटिव बनाते और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद डायमैग्नेटिक इस होता है बिकॉज ऑल आर पेयर्ड। नाउ गाइज, इनको क्वालिटेटिवली टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो कि आप सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे फ्लेम टेस्ट पढ़ते हैं आप, राइट। बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, ये बेसिकली ड्राई टेस्ट है, राइट। जो पुराने जो मैंने आपको बताया टाइट्रेशन वगैरह, वे आर ड्राई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ ड्राई टेस्ट है ना। चारकोल कैविटी टेस्ट, तो इस टाइप के जो एनालिसिस होते हैं सबको आप ड्राई टेस्ट बोलते हो। नाउ इनमें से जो फ्लेम टेस्ट है is one of the very important dry test for alkali metals। सबसे पहले तो अब इसमें होता क्या है, आपको मैं जरा सा टेस्ट के बारे में बता देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए एक्चुअली में ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इन पे आगे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं।
राइट। सो इसमें गाइज हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, अब ध्यान रखना इस बात को कि हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और साथ से उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे वो भी हम देख रहे हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है आपका फ्लेम टेस्ट का। सो टेस्ट है क्या कि एक ये जो आप देख रहे हो ना, ये रोड, राइट, ये प्लेटिनियम वायर है। ओके। सो प्लेटिनम वायर पे जिस मेटल को आपको टेस्ट करना है, या आपको फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जो हेलाइड्स दी में उनका में ये देखना है कि कौन सा हेलाइड है, राइट। सो उस हेलाइड को आप इस जो प्लेटिनम वायर है उसके ऊपर आप जो इसका सॉल्ट है, राइट, उसको आप ऐसे चिपका देते हो इस प्लेटिनम वायर पे। ये बात ध्यान रखना आप कि फ्लेम टेस्ट में वी ऑलवेज यूज हेलाइड्स, राइट, लाइक NaCl हो गया आपका, KCl हो गया, राइट, और अगेन लिथियम LiCl हो गया, या दूसरे दूसरे। सो इन हेलाइड्स को जब आप इस प्लेटिनम वायर पे आपने यहाँ चिपका दिया और इसको बंसन बर्नर की फ्लेम पे जब आप बर्न करते हो तो डिफरेंट कलर्स की फ्लेम्स निकलती हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हो। नाउ बेस्ड ऑन दिस कलर ऑफ फ्लेम कि कौन से कलर की फ्लेम निकल रही है, वी गेट टू डिसाइड कि इसमें हेलाइड कौन से एलिमेंट का था या कौन से आयन का था, राइट। सो दिस इज ऑल कॉल्ड जो आपका फ्लेम टेस्ट है। नाउ ये होता क्यों है मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप पहले इस पिक्चर को देखिए। सो ये जो डिफरेंट कलर्स है ये बेस्ड ऑन की लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, ये डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। बेस्ड ऑन दी कलर आप हम ये बता सकते हैं इसमें कि कौन सा कलर। मैंने इस पे एक ट्रिक भी बताई हुई थी, एक बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू ट्रिक बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे फ्लेम टेस्ट आविष् केमिस्ट्री, तो आपको वो ट्रिक मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के थ्रू आप इनके कलर को कैसे याद रख सकते हो वो मैंने बताया है उसमें। ओके। नाउ इसमें देखिए कि जो लिथियम का कलर है इज जनरली डीप रेड कलर या क्रिम्सन रेड भी बोलते हैं, ठीक है, डीप रेड या क्रिम्सन रेड। जो सोडियम का होता है इज सेड टू बी अ गोल्डन येलो, ठीक है। नाउ गाइज कभी कभी आपको एग्जाम में गोल्डन कलर दे दिया या कभी कभी येलो कलर दे दिया, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो बेसिकली आपको इस तरह से डिसाइड करना है। ओके। नाउ सोडियम इज बेसिकली वॉयलेट इन कलर, राइट, वॉयलेट बोल देते हैं आप, पर्पल हो बोल देते हैं ना। एक बात और अगेन बता दूं, कभी कभी एग्जाम में सपोज आपको वॉयलेट के बजाय ब्लू लिख दिया, वाई। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हाउ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। सपोज क्वेश्चन में आपको बोला कि इनमें से कौन सा कलर पोटेशियम देता है ना, सपोज आपके ऑप्शन में वॉयलेट एंड ब्लू दोनों है, तो आप वॉयलेट को ऑब्वियसली टिक करके आओगे। लेकिन अगर क्वेश्चनर वाले ने यही आपसे पूछ लिया कि पोटेशियम का कलर ब्लू क्यों होता है, जो मैं आपको रीजन समझाऊंगा, तो नाउ यू कैन नॉट क्वेश्चन द एग्जामिनर कि भैया आपने ब्लू क्यों बोल दिया, वॉलेट क्यों बोल। आपको गलत सही ट्रिक लगा के आना है। ओके। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो एनीवेज अगर कोई आपसे पूछता है तो पोटेशियम इज एन जो फ्लेम का कलर होता है वॉलेट या पर्पल का होता है। रुबिडियम अगेन सेम ब्लू कलर, एंड सीजियम भी अगेन ब्लू कलर का होता है। ब्लू कभी कभी इसको वायलेट भी बोल देते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इट इज बीइंग आस्क्ड। सो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, अगर आपको कलर्स कैसे याद रखने इसकी ट्रिक मैंने बहुत अच्छी तरह से बताई हुई है, आप उसको समझ सकते हो। नाउ अब ये होता क्यों है इसको कैसे समझे। नाउ फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे आपका एक एल्कली मेटल है और वी नो कि ये कोर हो गई और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब ये समझिए कि जब भी इस पे कोई एनर्जी पड़ती है, ठीक है, एनर्जी पड़ती है या हम क्या कह देते हैं फोटोन। फोटोन क्या होते हैं अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फोटोन्स आर नथिंग बट एनर्जी पैकेट्स। सो जो एनर्जी आपकी पड़ती है ऑब्वियसली उसमें छोटे छोटे फोटोन से मिलके बनी है और वे हर एक फोटोन एनर्जी को कैरी कर रहा है इतनी, राइट। सो जब वे फोटोन्स या एनर्जी जब इस पे पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन पे, तो वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से एक्साइट हो जाता है, बाहर चला जाता है। ये बात ध्यान रखना। और बाहर आने के बाद थोड़ी देर में जब वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, बेसिकली क्या है, ऑसिलेट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर गया फिर वापस अपने घर आ गया, ठीक है। सपोज ये इसका होम है,
तो थोड़ा सा उसे पैसे मिले। अभी समझिए ये इलेक्ट्रॉन एक छोटा बच्चा है, स्मॉल किड है एक, ठीक है। स्मॉल किड को छोटे से पैसे दिए, किसी घर में किसी ने आए, सपोज उसको 10 रुपीज ही मिल गए, ज्यादा भी नहीं, ठीक है, 10 रुपीज मिल गए या 100 रुपीज मिल गए, तो क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा और बाहर जाके किसी शॉप पे चला जाएगा, ऐसे समझे। एनर्जी मिल गई, और ये पैसे क्या है, एनर्जी है, उसको एनर्जी मिली। और जब वो एनर्जी मिलके थोड़ी देर जब वह घर आएगा तो बड़ा खुश होता हुआ आएगा, हैप्पी होगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ खरीद लिया उसने, कुछ सपोज पैसे मिल गए उसे। तो सिमिलरली आप इसको इसमें देखें कि वो जो छोटा बच्चा, उसको थोड़े से पैसे मिले, राइट, और वो एक्साइट होके बाहर चला गया। थोड़ी देर में जब वो घर आता है तो वो जो रेडिएशंस अमिट करता है हैप्पीनेस की। नाउ हैप्पीनेस क्या है, ये वे रेडिएशंस हैं दैट फॉल इनटू आवर विजिबल रीजन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हो आप, उसमें जो विजिबल रीजन में जो रेडिएशन होते हैं, इनकी वेवलेंथ उस एरिया में फॉल करती है, एंड दैट इज व्हाई दे अमिट कलर्स। समझ रहे हो आप गाइस मैं क्या कह रहा हूँ? इसको और अच्छी तरह समझाऊंगा। एक बार ये देखिए, जो ये हीट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जो आप बंसन बर्नर से वायर को हीट कर रहे थे, वो बस यही मिल रही है। तो ये अब जो विजिबल रीजन का कंसेप्ट, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। नाउ वी नो कि अगर आप यहाँ से गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इस तरह से जाते हो, तो यहाँ से तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। जब यहाँ से राइट से इधर जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है इधर, ठीक है। समझ रहे हैं आप कैसे? यहाँ से यहाँ जाओगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यहाँ से यहाँ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज। नाउ बिकॉज ई इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू, एंड न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जब जाओगे तो एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी। नाउ अगर आपको बोरियत हो रही है तो आपको एक अब छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं आपको एनर्जाइज करने के लिए। अब ये देखिए, अगर आप यहां से देखोगे तो जो ये स्पेक्ट्रम है, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये कलर मैच कर रहे हैं आपको? समझ रहे हैं? आपको कलर मैच कर रहे हैं। नाउ अगर आप देखोगे विब गयोर, तो यहां से क्या है, जब आप विब गयोर में, जब इसको यहां से देखिए विब गयोर, ठीक है। अब जब एक विब गयोर को जब आप वी से रेड कलर पे जा रहे हो, वी क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यह जब आप वॉयलेट से रेड में आ रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब रेड से वॉयलेट पे आ रहे हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, एंड हेंस एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है गाइज आपको? नाउ अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो आपको आगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। मैंने ये बोला जब यहां से जब आप इधर जा रहे हो तो लैम्डा यानी वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? और जब यहां से यहां जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी एंड एज वेल एज एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। अब गाइज ये समझ में आ गया। अब तो अब इस चीज को देखिए, ये क्या है, क्रिम्सन रेड, रेड कलर, ये येलो कलर थोड़ा थोड़ा, ये वॉयलेट कलर हो गया, ये रूबीडियम ब्लू ब्लू वगैरह वगैरह। तो अगर आप क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जाए कि पोटेशियम इज वॉयलेट इन कलर, ज्यादा कंफ्यूज मत होना ब्लू और रेड। क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए, अगर दिखाता हूं कि पोटेशियम इज वॉयलेट इन कलर, राइट, लेकिन लिथियम रेड इन कलर है, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अमिट होता है और जब वापस आके एनर्जी लेके बाहर चला जाता है और वापस आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, कलरफुल विजिबल रीजन वाली। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, वो पोटेशियम की बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिथियम। लिथियम कम एनर्जी रिलीज करता है और वॉयलेट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, एंड दैट इज वाई जो पोटेशियम है वो वॉयलेट कलर भेज है। इसको डायरेक्टली आप कैसे बोलते हो कि फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है या लैम्डा इसका कम है? समझ में आपको?
ये कंसेप्ट अगर आपको कहीं बहुत समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को देखिए। सीजियम आयन impart violet color to Bunsen flame. This is due to the fact that the emitted radiations are off. मैंने आपको क्या बताया, सिंपल गाइस, कुछ नहीं सोचना है। कलर की अगर आपको ट्रिक याद करनी है वो वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस कंसेप्ट को आप जरूर समझें। अब ये समझे कि यहां से जब इधर आते हो राइट से तो एनर्जी और न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इधर से इधर जाते हो लेफ्ट टू राइट तो लैम्डा बढ़ता है, राइट। So, cesium ions impart violet colors to Bunsen flame. This is due to the fact that emitted radiations are of high energy. सही दिख रहा है अभी तक तो ये करेक्ट दिख रहा है मुझे, जो अब एक्सप्लेनेशन दिखाया। लो फ्रीक्वेंसी नो, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी होता तब मैं करेक्ट बोल सकता था, फिलहाल इनकरेक्ट। लॉन्गर वेवलेंथ नो, यहाँ तो भैया शॉर्टर वेवलेंथ है, ये और ये एक बात होगी, यानी ये भी गलत हो गया। जीरो वेव नंबर, कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, समझ में आपको। सो इसका मतलब ये आपको इस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है। सेम अगर इस पे आप ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन येलो कलर एसोसिएटेड विद NaCl टू बंसन फ्लेम कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब बताओ, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन है इसके सोडियम के फॉर एग्जांपल आउटरमोस्ट शेल में वो इजीली निकल जाता है बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्या गोल्डन येलो कलर इज बिकॉज ऑफ दिस लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल? क्या इसकी वजह से है? नो। यहां तक इसका काम खत्म हो गया कि जितना कम है पोटेंशियल वो इतनी कम एनर्जी ले लेगा, वो कलर डिसाइड नहीं करता। एमिशन स्पेक्ट्रम, यस, एमिशन स्पेक्ट्रम का इसमें इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों? बिकॉज जब वो एनर्जी छोड़ के जब लेके एक्साइट होता है वो वापस आता है तो वो एनर्जी जो डिफरेंट कलरफुल एनर्जी रेडिएट करता है उसको VIBGYOR, तो उस जो विजिबल रीजन में लाई करते हैं और उसको एमिशन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। अगर गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। सो लाइक करें गाइज वीडियो को, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, बहुत मैं मेहनत करता हूँ, ओके कैन एनीवेज। सो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ गाइज, पिछली जो फर्स्ट वीडियो थी एल्कली मेटल्स में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी है एल्कली मेटल्स की वो जनरली लो होती है, राइट, एज कंपेयर टू अदर ग्रुप, राइट। समझाया था आपको, मतलब पीरियड में जो डेंसिटी अगर आप देखोगे यहाँ से इस तरह से इंक्रीज होती है, और जब ऊपर से आप नीचे जाते हो तो जनरली एक कंसेप्ट होता है कि डेंसिटी जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है एल्कली मेटल में, इनकी डेंसिटी तो इतनी कम है कि जो ये तीनों हैं ये वाटर पे फ्लोट करने लग जाते हैं, राइट, वाटर पे फ्लोट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था इनमें से लिथियम को तो आप केरोसिन में भी फ्लोट करते हुए देख सकते हो, समझ में आपको ना। इसमें गाइस मैं आपको एक अच्छा सा एक ऑर्डर बताना चाह रहा था, कभी एक एक्सेप्शन हो जाता है, वो ये एक्सेप्शन ये है कि जब आप डेंसिटी को देखोगे लिथियम से सीजियम में आओगे, एक जनरल ट्रेंड ये रहता है कि डेंसिटी इंक्रीजेज व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 1, राइट। लेकिन एक इसमें कंसेप्ट ये हो जाता है कि जो लिथियम से आप नीचे आओगे, सोडियम की इंक्रीज हुई, पोटेशियम की थोड़ी कम होती है, और देन अगेन रुबिडियम सीजियम फ्रेंडशिप, ठीक है। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, डेंसिटी, तो आवर करेक्ट आंसर वुड बी सोडियम, राइट। आप इसमें पोटेशियम मत लगा के आए। अगर आपसे ये पूछा गया इन सब में तो डेंसिटी सबसे कम किसकी है, वो आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम, समझ में आपको। सो आप इस बात का ध्यान रखें
ये बात का ग्राफ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें ये ध्यान रखें कि जो रुबिडियम सीजियम है उनकी सोडियम से भी ज्यादा है। समझ में आपको? तो जो करेक्ट आपका ऑर्डर अगर आप इन सब में क्या हो जाएगा, लिथियम की सबसे कम डेंसिटी, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो ये डेंसिटी का आपका ऑर्डर हो गया, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। समझ में आ गाइज? ओके, नाउ गाइज अब आप इस कंसेप्ट को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था इसका एक पार्ट, लेकिन इसमें हम अब एक्सटेंड करेंगे इसको। समझ में आया आपको? ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपका कोई एल्कली मेटल किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिसमें एसिडिक H इज प्रेजेंट, ये आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं, तो ये एक एसिडिक H को खींच लेता है, H2 गैस तो रिलीज होती है और प्लस उसके अकॉर्डिंग वो कंपाउंड जो बनता है वो बन जाता है, राइट। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे वाटर के, H2SO4 ले सकते हो आप, कोई ऐसा कंपाउंड जो H निकाल दे और एरोमेटिक बन जाए, कुल मिला के एसिडिक H होना चाहिए, अमोनिया हो जाए, राइट। नाउ अब इसमें एक बात देखिए कि जब मैं फॉर एग्जांपल सोडियम की रिएक्शन ही करा लेता हूं वाटर के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम है इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है, राइट, या ये कहे तो ये इसको एसिडिक ऐसे इजीली निकल जाता है, और ये फर्स्ट वीडियो में बताया और यहाँ पे बन जाता है, तो H डॉट प्लस OH नेगेटिव बन जाता है, बताया था आपको। तो ये जो Na प्लस है O एंड OH मिलके तो आपका OH नेगेटिव बना देते हैं, NaOH हाइड्रोक्साइड, और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री रेडिकल बनाया था, ऐसे दो H डॉट मिलके H2 गैस निकाल देते हैं, बताया था। सेम ही कंसेप्ट मैंने आपको अमोनिया में बताया था। अब यहाँ पे एक मेरा वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मैं जब सोडियम की किसी भी एल्कली मेटल की, सोडियम एग्जाम्पल ले रहा हूं, रिएक्शन कराता हूं ड्राई अमोनिया के साथ, ड्राई अमोनिया गैस, ड्राई लिक्विड नहीं गाइस, ड्राई, तो यहां पे क्या रिएक्शन होगी मैंने आपको बताया था। अगेन सेम कंसेप्ट से, जब वो इलेक्ट्रॉन आपका ये निकाल देगा, राइट, और जो NH2 में एक ये हो गया एसिडिक H ही होते हैं, तो इसको लेके ये निकल जाता है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि ये H डॉट प्लस NH2 नेगेटिव, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन इस पे ही आ जाते हैं, H डॉट मिलके H2 गैस निकाल देते हैं, और NH2 नेगेटिव एंड A प्लस मिलके क्या बनाते हैं, NaNH2 एंड सोडामाइड। NaNH2 क्या हो गया, सोडामाइड। इसका मतलब जब एल्कली मेटल की, सोडियम की, आप ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हो तो सोडामाइड बनता है और एक H2 गैस निकलती है, राइट। बट व्हाट इफ मैं अपने एल्कली मेटल को, राइट, मैं अपने एल्कली मेटल को रिएक्शन कराता हूं लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया। नाउ ये गाइस बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वीडियो देखते हो रेगुलर, तो उसमें आप देखोगे उसमें 2-4 बार तो क्वेश्चन आराम से पूछे गए। समझ में आपको? अब एक बात देखिए, नॉर्मली ये पूछा जाता है कि जो एल्कली मेटल का सॉल्यूशन है इन अमोनिया, अमोनिया का मतलब क्या है, ये इसमें लिक्विड अमोनिया ये बेसिकली, क्योंकि सॉल्यूशन पूछा गया है ना, तो जो एल्कली मेटल का सॉल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया, ब्लू क्यों होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। नाउ एक बात आप इसको गौर से देखिए कि ओवरऑल रिएक्शन आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, कि जब मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये आपको दो तरह, एक इस तरह की रिएक्शन दिखेगी, M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इसको आप ऐसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे लिख दें कि जब मैंने मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, तो M प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसको गौर से देखिए कि मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप। समझ में आपको? यहाँ पे M क्या हो सकता है, Na भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब ये अंडरस्टूड है, राइट। नाउ फिलहाल समझने के लिए, जब मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला तो M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन निकला,
ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इनको और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। इसको बोलते हो आप अमोनिएटेड मेटल आयंस, राइट। और इसको क्या बोलते हो, सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन हुई कि मेटल ने, या फॉर एग्जांपल सोडियम में लूं, सोडियम को जब आप लिक्विड अमोनिया में डालते हो, ऑब्वियसली उसने एक इलेक्ट्रॉन इजीली डाल दिया, मेटल आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक इजी सिंपल रिएक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे अमोनिएटेड मेटल आयंस और सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला है? तो एक्चुअली में इसमें इसको अगर मैं थोड़ा और डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। इस बार मैं आपको सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको और थोड़ा फीलिंग अच्छी आए। मैंने बताया Na ने इलेक्ट्रॉन निकाला और इस तरह, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये सॉल्यूशन में है, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन में इस तरह से डायरेक्ट नहीं होते, ये बेसिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो अमोनिएटेड मेटल आयंस हैं उसको आप लिखते हो NaNH3X, राइट। समझ में आपको, मतलब NH3 के साथ चिपके हुए हैं, ओके। और इसको आप कैसे लिखते हो, इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड है अगेन विद NH3Y, ठीक है। तो NH3 में चिपका रहता है, इस तरह से आप इसको समझें, इस तरह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिएटेड आयंस, राइट। सो इस पूरी रिएक्शन को अगेन आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसको इनको कंबाइन कर दो, कि अगर मैं सोडियम की रिएक्शन कराता हूं X+Y अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या बना देगा, ये NaNH3X एंड इलेक्ट्रॉन NH3Y। कुछ नहीं सोचना आपको, बस ये आप सोचो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता और दोनों पे अमोनिया जोड़ दो। ये X और Y आपको कंफ्यूजन करने के लिए, टेंशन भी मत लेना आप इसकी। इतना समझ में आया आपको, ठीक। नाउ इस पे काम की बात समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे जाते हैं इस पे वो समझ में आ जाए। ये तो समझ में आ गया ना आपको, मेटल अमोनिएटेड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ अब इस पे NH3 चिपका देना चाहिए। अब जो ये कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, जो ये सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं की वजह से जो आपका कॉम्प्लेक्स बना या सॉल्यूशन बना मेटल आयन का इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू कलर्ड, ठीक है। जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बना वो इन्हीं सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन्हीं सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो आपका ये सॉल्यूशन बना इलेक्ट्रॉन्स का इन लिक्विड अमोनिया या अमोनिएटेड आयंस का इज कंडक्टिव इन नेचर। यहाँ पे आराम से बिजली पास होती है, कंडक्टिव इन नेचर। क्यों कंडक्टिव नेचर इसलिए होती है, बिकॉज दी सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्लोइंग इन दी सॉल्यूशन। नाउ बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्लोइंग एंड दीज आर नॉट पेयर्ड नहीं है, ये फ्री फ्लोइंग है, इसी वजह से ये जो आपका जो सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब समझ में आपको, पैरामैग्नेटिक एंड दैट इज वाई ब्लू कलर भी दिख रहा है आपको, समझ में। नाउ क्योंकि इसमें इजीली फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर मैं किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ इजीली उसको रिड्यूस कर सकता है। दैट इज वाई दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ में आपको, दूसरों को इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड कर सकता है इन सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कितने क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। एक बात आप ध्यान रखना कि जब मैं लिक्विड अमोनिया बोलता हूं, राइट, लिक्विड अमोनिया का मतलब एक्वस अमोनिया बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आपको, लिक्विड अमोनिया का मतलब एक्वस अमोनिया बिल्कुल नहीं है। लिक्विड अमोनिया, एक्वस अमोनिया का मतलब क्या हो जाता है, अमोनिया इन वाटर, जो कि हम नहीं कह रहे। लिक्विड अमोनिया का मतलब होता है कि जब अमोनिया गैस को इतना ठंडा कर देते हो अबाउट -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो वो ठंडी होके लिक्विड हो जाती है, उसको आप बोलते हो लिक्विड अमोनिया, ठीक है। एंड दिस इज पोलर सोलवेंट, आपको याद रखना है इस बात को, राइट। नाउ इसको इस तरह से देखिए ना, ये छोटी सी एक टेस्ट ट्यूब है, इसको यहाँ क्लियर नहीं दिख रही है, आप ऐसे समझे, राइट। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है।
इसमें जब हमने ये जो लिक्विड बना हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गाइज, ये थोड़ा वैसा डायग्राम हो गया। ये गाइज देखिए लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया में जब आपने सोडियम मेटल डाला या कोई भी, तो इस तरह का जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ऐसा ब्लू कलर बनना शुरू हो जाता है। एक बात, ये बात समझ में आ रही गाइज आपको, कि जब भी लिक्विड अमोनिया में डाला तो इस तरह का ब्लू कलर बनने लग जाता है। और धीरे 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 जब इसकी रिएक्शन होती है तो जो ये इसका जो कलर है सॉल्यूशन का, पूरा पूरा ब्लू कलर होने लग जाता है, डार्क ब्लू। समझ में आ गाइज आपको? तो पूरा धीरे धीरे डार्क ब्लू कलर हो जाता है। कुल मिला के ये रिएक्शन थी। नाउ अगर जैसे जैसे आप सोडियम की क्वांटिटीज में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब जो पहले आपके सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटेड थे, फ्रीली अवेलेबल थे, नाउ दे कैन, क्या होता है, वे पेयर हो जाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। नाउ पेयर होने के बाद, कंसंट्रेट होने के बाद वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। समझ में आया आपको सॉल्यूशन? अगर आपसे ये पूछा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कौन सा नेचर होती है, तो डायमैग्नेटिक होगी। सही है। नाउ जब मैं आपको बोलता हूं सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स या सोलवेटेड अमोनिएटेड कैटायंस, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, वो इस तरह से देखिए। जब मैंने आपको कहा कि Na ने लिक्विड अमोनिया में आयंस निकाले और Na+ जो Na आयन है वो क्या हो जाएगा, अमोनिया के साथ इस तरह से सोलवेट हो गए। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया के साथ सोलवेट हो गए। समझ में आपको? तो क्या है इनका मतलब, कि जो Na आयन है वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 अमोनिया के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा 6। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन इसके केस में क्या हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। सो ये हो गया, इसके साथ पेयर्ड हो जाते हैं 6। कभी कभी आपको सोडियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स में पूछ लिया तो क्या बोलोगे, 6 के साथ अरेंज्ड होते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये जो जितनी भी थ्योरी है ये समझ में आई होगी। सो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्काइल मेटल का जो लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन होता है वो ब्लू क्यों होता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ये आपका जेई में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया हुआ भी है, कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया सब कुछ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, एंड डी इज योर करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो ये जो कंसेप्ट था ड्राई अमोनिया गैस का, वो भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जब आप सोडियम मेटल को अमोनिया के साथ, ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, H2 गैस एंड NaNH2 सोडामाइड, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे आपको गाइस ये चीजें? ओके, नाउ गाइस आगे बढ़ने से पहले जो आगे बढ़ने से मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोक्साइड्स की, ऑक्साइड्स की, ऑर्डर उनका क्यों डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, हैलाइड्स के साथ, ऑक्साइड्स के साथ, उस सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट पता होना चाहिए लैटिस एनर्जी का। मैंने जैसे आपको बताया गाइज, हम इन लेक्चर्स में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं, पूरा ढंग से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ताकि आपको कुछ भी ना छूटे। तो अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझना है तो ये लेक्चर्स कंटिन्यू रखें आप। नाउ आपको पहले लैटिस एनर्जी में समझा देता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आए। देखिए लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है कि सबसे पहले कि ये समझें आप कि फॉर एग्जाम्पल मैं Na+ को ले रहा हूँ, ठीक है, एंड Cl- को एक ले रहा हूँ। समझ में आपको? नाउ सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो ये लैटिस एनर्जी है वो क्या है, इस जो क्रिस्टल बना रहा है इसका Na+ का Cl- इनका मिला के, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखें कि जब Na+ को और Cl- को मैं मिला रहा हूं, दो आयंस को, आम भाषा में समझे आप, ठीक है, तो एक NaCl निकलता है। समझ में आपको? जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। नाउ जब मुझे NaCl को Na+ और Cl- में डालना है तो वी नो एनर्जी इज गिवन। सो ये वाला प्रोसेस हो जाता है एक्सोथर्मिक एंड ये वाला प्रोसेस हो जाता है एंडोथर्मिक। नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अभी ध्यान रख से सुनिए गाइस, ये बहुत चीजें फैक्चुअल कंसेप्चुअल चीज होती हैं। सो
कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होगी जब मैं दो डिफरेंट आयंस को मिला के एक कंपाउंड बना देता हूं, उसको क्या बोलते हो, लैटिस एनर्जी। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज होगी, राइट। और ये किस में बना रहे हो आप, एक आयोनिक सॉलिड। इसको मैं इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ब्रेक एन आयोनिक सॉलिड्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी जरूरत होगी कि एक आयनिक कंपाउंड उसको के जो आयंस में ब्रेक करने के लिए। मतलब अगर मैं बोलूं, चाहे मैं आयंस को जोड़ के NaCl बना रहा हूं, चाहे NaCl को तोड़ के Na प्लस और Cl बना रहा हूं, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वेदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दिस इज नॉन टू बी अवर लैटिस एनर्जी। समझ में आया आपको? ठीक है। इसको इजी तरीके से आप इसमें भी समझ सकते हैं कि एक आयन को दूसरे आयन से जब आप मिला के एक आयनिक कंपाउंड बना देते हो, जिसको लैटिस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई, या फिर यहाँ पे इसको रिवर्स कर दो कि जितनी एनर्जी जरूरत पड़ी, उसको आप लैटिस एनर्जी बोलते हो, राइट। सेम कंसेप्ट आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि NaCl में जब अगर आपको इसमें ब्रेक कर रहे हो, यानी इसके और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उसको आप बोलते हो, ये क्या होगी आपकी लैटिस एनर्जी। डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन आ रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। नाउ अब कभी कभी इसमें जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग की लैटिस एनर्जी कि जैसे आपके भाई कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट है, राइट। एक हैलाइड है, सारे अल्काइल मेटल के साथ एक आयन का हैलाइड बना दिया, एक आयन का कैटायन का डिफरेंट हेलोजेंस के मिला के आपने हैलाइड बना दिया। तो ये उनका जब आप ऑर्डर डिसाइड करते हो, कौन सा रिड्यूसिंग नेचर, कौन सा स्टेबिलिटी का, सब कुछ, तो ये आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि अफेक्ट करता है आपकी लैटिस एनर्जी को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, हमारे दो फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला तो होता है जो आपका चार्ज है आयन के ऊपर, और दूसरा होता है आपका आयोनिक रेडियाई। नाउ जो ये आयोनिक रेडियाई होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि जो दो डिफरेंट आयन्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसको आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो आयनिक रेडियाई क्या होगी, ये आयनिक रेडियाई तो यही हुई इतनी, राइट। लेकिन जो दो आयन्स के बीच के डिस्टेंस को ये डिसाइड करने में बड़ा आसानी होती है। समझ में आपको? चार्ज ऑन आयन को आप समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें कि ग्रेटर दी चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, राइट, उतना ही ज्यादा चार्ज किस पे, आयंस पे ऑब्वियसली। ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर विल बी दी अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा स्ट्रोंग या उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। समझ में आया? जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। इस चीज को आप समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें, NaCl और MgO को। वी नो जब NaCl बना, यानी Na प्लस और Cl नेगेटिव से मिलकर बना। सिमिलरली Mg क्या बना, Mg2 प्लस एंड O2 नेगेटिव से मिलकर बना। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, लेकिन अगर आप इनके केस में लैटिस एनर्जी का गैप देखते हो, वो इतना ज्यादा है। NaCl में लैटिस एनर्जी बहुत कम है, MgO में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। बट दैट इज बिकॉज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, NaCl को आप ब्रेक करने में या रिलीज करने में एनर्जी, लैटिस एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी इन कंपैरिजन टू MgO। वो गाइज इसलिए होता है कि Na प्लस और Cl नेगेटिव के केस में सिर्फ एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में ही जो है आपका अट्रैक्शन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो Mg2 प्लस है, इसमें जो चार्ज का स्ट्रक्चर क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। 2 प्लस इज अट्रैक्टिंग 2 नेगेटिव आयंस, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो गया वो ज़्यादा है। एंड दिस इज बिकॉज, मतलब इन्हीं की वजह से, इसको अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल होने की वजह से क्या हो जाता है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। सो ये तो था आपका चार्ज ऑन आयन के केस में, अगर आपको कैसे डिसाइड करना है। अगेन, सो आयनिक रेडियाई के केस में अब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो,
बिकॉज जो इसका आयनिक रेडियाई बढ़ता जा रहा है, राइट, तो इसका जो अट्रैक्शन होगा दूसरे मेटल को अट्रैक्ट करने के लिए, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, राइट। क्लोजर नहीं रहा आयन, थोड़ा दूर दूर रह गया तो अट्रैक्शन कम है, लेकिन लिथियम के केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सोडियम के केस में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उससे उस कंपैरिजन में होगा। सोडियम पोटेशियम में और कम होगा, सीजियम में और कम होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, बिकॉज उनका जो अट्रैक्शन वो डिक्रीज होता रहता है ना। इस चीज को आप समझने के लिए बेटर तरीके से आप इसको समझिए। Na+ तो इन सब में एक ही है मेरा, लेकिन मैं फ्लोरीन के केस में यूज कर रहा हूँ, फिर देन Cl के केस में कर रहा हूँ, देन Br के केस में आयोडीन के। वी नो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाते हो तो साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन इस तरह का होता है ना। ओके, सो अब क्या होता है, इसका मतलब Na+ तो सेम है, लेकिन इनका साइज बढ़ता जा रहा है, तो सेम क्या होगा, साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, एंड दैट इज वाई दिस ग्राफ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये करेक्ट है। सेम ये तो था एक आयन कैटायन और मल्टीपल आयन एनायंस, लेकिन अगर इसमें मैं कहूँ एक, चलो Cl से कंपेयर करूँ, LiNaRbCs सेम कर रहा हूँ, सिर्फ कैटायन चेंज कर रहा हूँ, तो सेम आपका जो ट्रेंड है इस केस में आ गया, या इट इज डिक्रीज। तो आई होप गाइज आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप समझोगे, ढंग से देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको जो कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नाउ अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब आप इसको देखिए। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में हाइड्रोक्साइड्स बताए थे, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको कोई अल्कली मेटल फॉर एग्जांपल वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो क्या बना देगा, MOH, और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ये बताया था गाइस। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे Na है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो NaOH बन रहा है और H2 गैस रिलीज हो रही है। फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, राइट। नाउ कभी कभी गाइज इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, नाउ बिकॉज वी हैव स्टडीड अपना लैटिस एनर्जी और ये डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, कि जैसे जैसे नाउ फॉर एग्जांपल लिथियम OH, NaOH, KOH, राइट, या आगे CSOH, RbOH, हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं। नाउ इसमें ये जितने भी सॉल्यूशन बन रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, मोर बेसिक। भाई NaOH बन रहा है, वी नो दिस इज बेसिक सॉल्यूशन, एंड दैट इज वाई, बिकॉज ये बेसिक सॉल्यूशन है, यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं जिसको हम, और इसी वजह से हम इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से ज्यादा बेसिक कौन होगा सॉल्यूशन में। ना फॉर एग्जांपल आपको और आपको मैं यही क्वेश्चन पूछ लूं कि द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इन किसका हाइड्रोक्साइड किसका में क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। नाउ इस डायग्राम को देखिए, जब भी आपका कोई सॉल्यूशन बेसिक है या अल्कलाइन है, इसका मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट। जैसे NaOH है तो अगर उसकी कोई हो अवेलेबल, इसमें OH नेगेटिव ऑल अवेलेबल होने चाहिए रिएक्शन के लिए, राइट। या LiOH है, इसमें अवेलेबल होने चाहिए OH नेगेटिव आयंस। या KOH हम लेते हैं तो उसमें OH नेगेटिव आयंस अवेलेबल होने चाहिए। ना इसका मतलब जब कोई आप रिएक्शन कराते हो तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, जो लेटिस एनर्जी है, एटलीस्ट उतनी एनर्जी मिल जानी चाहिए कि ये थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक हो जाए। एंड नाउ ये जो लेटिस एनर्जी है वो डिपेंड करती है इनके बीच के अट्रैक्शन को, और जो इनका अट्रैक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन बिटवीन देयर जो चार्जेस है और आपका डिस्टेंस का। अभी हमने लेटिस एनर्जी कंसेप्ट समझा। सो अगर आप फॉर एग्जांपल LiO को और KO को मतलब LiOH का कंसेप्ट देखते हो एंड KOH का देखते हो, भैया चार्जेस तो दोनों पे प्लस माइनस ही है, तो चार्ज के बेस पे तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर यहाँ देखोगे O का तो फिक्स है, लेकिन लिथियम छोटा है एंड K पॉजिटिव थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब जो इसके बीच में जो अट्रैक्शन है इज स्ट्रोंगर,
राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज स्ट्रोंगर हियर। इसके केस में थोड़ा वीकर हो गया बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। अब बिकॉज लार्ज साइज है तो ये आसानी से जल्दी से ब्रेक होके K प्लस एंड OH नेगेटिव बन सकता है, एंड विच इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जो मैंने आपको बताया था लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, तो उसी पे क्या हो जाएगा, जो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जैसे लिथियम के केस में ज़्यादा होती है पोटेशियम के वजह से, लेकिन बेसिसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो अगर आप इसका देखोगे हाइड्रोक्साइड का, तो LiOH, देन लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, राइट, देन सीजियम, ये आपका ऑर्डर होगा। ये ज़्यादा मोस्ट बेसिक एंड दिस इज लीस्ट बेसिक। तो इसका मतलब जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। समझ में आएगा इस आपको। सो ये फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में जो कंसेप्ट है ये कवर करने की कोशिश की गाइस, जिसको बहुत ढंग से समझना आप। मैं कुछ पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूँ। नाउ मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जब एल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। नाउ जो लिथियम है वो सिर्फ O2 के साथ रिएक्शन करके Li2O बनाता है सिर्फ, दैट इज मोनोऑक्साइड, या जो नॉर्मल ऑक्साइड आपका बनता है, राइट, ये बताया था आपको। लेकिन जो सोडियम है वो O2 के साथ रिएक्शन करके Na2O, या दैट इज सोडियम जो आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, और Na2O2 भी बना देता है, दैट इज सोडियम परऑक्साइड। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा पोटेशियम, रुबीडियम, जो सीजियम है, O2 के साथ रिएक्शन करके ये जो नॉर्मल ऑक्साइड है इस टाइप का वो भी बना देता है परऑक्साइड, जैसे K2O2 लिख दूं, इस तरह से भी बना देता है, यहाँ K2O हो गया। और KO2 दैट इज सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, हम इसमें और डीपर जाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब इस चीज को आप समझे, जब मैं किसी ऑक्साइड को, जो नॉर्मल ऑक्साइड है, उसको आगे अगेन ऑक्सीडेशन करता हूं तब मेरा पर ऑक्साइड बनता है। अगेन इसका फिर से ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरा सुपर ऑक्साइड बनता है। समझ में आपको गाइस इतनी चीजें, ठीक है। यानी ये जो पर ऑक्साइड्स हैं और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं, दीज आर हायर ऑक्साइड्स। समझ में आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एल्कली मेटल लेता हूं M, नाउ ऑक्साइड हो गया मेरा M2। इसकी जब मैं इसको, अब देखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ याद रखिएगा ताकि कभी क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाता है। हाफ M2O2 के साथ रिएक्शन करता हूँ हाफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाता है M2O2 पर ऑक्साइड। जब इसकी अगेन O2 के साथ रिएक्शन करता हूं तब मेरा MO2 बन जाता है। इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, जो ऑक्सीजन है ऑक्साइड में वो 2- ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, O2- ऐसे लिखा जाता है। जो परोक्साइड में ऑक्सीजन को, परोक्साइड का O2 2 नेगेटिव इस तरह लिखा जाता है, और जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है -1, देख सकते हो आप इसमें -2। जब इसका अगेन ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या लिख देते हैं हम, O2 नेगेटिव। समझ में आया? इसमें -½ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समझ में आपको गाइस, ठीक है। इसको अगर आपको याद रखना है, एक चीज आप याद रखें, कभी कभी जो स्टेबिलिटी है साइज, राइट, जो स्टेबिलिटी है जब आप इसको फर्दर आगे बढ़ा रहे हो, राइट, जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है, पर ऑक्साइड तो सुपर ऑक्साइड, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है वो यही होता है। यानी जब आप किसी, अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि K2O, K2O2 एंड KO2 इन तीनों में मोर स्टेबल कौन सा है, तो ऑर्डर क्या होगा ये। जैसे जैसे आप पर ऑक्साइड बनाते हो, सुपर ऑक्साइड बनाते हो, हायर ऑक्साइड की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, यहां से समझ में आया। सो इससे आप एक चीज और समझ सकते हो कि जो स्टेबिलिटी है, राइट, ऑफ आपका पर ऑक्साइड, उसका जो ऑर्डर है उससे देखिए, देखिए, अच्छा एक चीज दिखाता हूं।
एक चीज आप समझिए कि जब मैं ऑक्साइड को ऑर्डर बनाता हूँ तो जो ऑक्साइड का ऑर्डर है स्टेबिलिटी का वो क्या होगा, Li2O, मतलब फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ऑक्साइड का ना, तो मैं ज़्यादा लिखना नहीं हूँ, ये समझिए ऑक्साइड नॉर्मल Li2O इस टाइप का बना रहा हूँ, Na2 है ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है ना, तो नीचे से ऊपर जाने में स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज नीचे से ऊपर जाने में लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बताया था ना अभी, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड दैट इज वाई स्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ रही है नॉर्मल ऑक्साइड के केस में। समझ में आ गई आपको? सेम अगर आप परोक्साइड के केस में देखते हो तो परोक्साइड के केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोडियम ज़्यादा स्टेबल, लिथियम तो बनता ही नहीं, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये, एंड अगेन लिथियम इसका ऑर्डर भी यही, नीचे से ऊपर स्टेबल, एंड सेम सुपर ऑक्साइड के केस में भी यही ऑर्डर बनता है। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि वाई जो लिथियम है कैन नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए ना। देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे O2 नेगेटिव है, ठीक है, ऑक्साइड का आयन, ये क्या हो गया, पर ऑक्साइड का आयन हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड का आयन हो गया। अब एक चीज देखिए, सुपर ऑक्साइड में जो ये बॉन्ड है ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सुपर ऑक्साइड केस में। इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, दैट इज वाई ये वाला सुपर ऑक्साइड का जो आयन है, ये कंपाउंड्स होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। समझ में आया? एंड ये जो दो हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इस ना हो इनका जो साइज है वो इस तरह से बढ़ रहा है। अब क्या होता है, लिथियम का जो साइज है वो छोटा है। अब लिथियम कैन ओनली, जो इसके आगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो अट्रैक्शन होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो ये है इसका छोटा साइज होने की वजह से एक स्मॉल O2 नेगेटिव को ही अट्रैक्ट कर पाता है, और इसके अलावा और किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। बस ये चार्ज ये चिपक जाएगा एक Li प्लस और एक O2 नेगेटिव के बाद। अब इसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती कि इस आफ्टर स्टेबलाइजिंग दिस चार्ज कि दूसरे किसी O को भी अट्रैक्ट कर ले। समझ में आया? लेकिन जब आप यहाँ जाते हो, सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी थोड़ी क्या होती है इसमें, तो क्या चार्ज डेंसिटी गाइस छोटे साइज पे 1 यूनिट चार्ज लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है स्कैटर्ड है थोड़ा। तो अब ये क्या करता है, एक O2 नेगेटिव से भी मिल सकता है, O2 बड़े साइज के जो ये वाला आपका O2 नेगेटिव है, इनके साथ भी परोक्साइड आयन के साथ भी अट्रैक्ट कर सकता है। एंड सिमिलरली अगर और बड़ा साइज हो जाता है तो पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम और बड़े सुपर ऑक्साइड जो आयन है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द ओनली रीजन, राइट। कभी कभी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पूछ लिया जा सकता है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, एक वन वर्ड में आपको मैं बता देता हूँ, Li2O, Na2O, K2O एंड Rb2, जो ये ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, ये सब के सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है ऑब्वियसली, बट ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी छोटा सा वन वर्ड में पूछ ले तो गाइज मिस हो जाता है अगर नहीं पता तो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो CS2O सीजियम का, उसको बोलते हो आप एंटी CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, राइट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि जो ये हायर ऑक्साइड्स होते हैं, हायर ऑक्साइड्स का मतलब जैसे आपका पर ऑक्साइड हो गया, राइट, आपका सुपर ऑक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और जब ये रिएक्शन करते हैं किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल आप इनकी वाटर के साथ रिएक्शन कर दो या किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, तो ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस होगी वो रिलीज करते हैं, और इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देखिए, Na2O2। अच्छा, इसको बजाय आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल ऑक्साइड से रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, आप ही समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने Na2O की रिएक्शन कराई H2O के साथ। अब ध्यान से देखना आप,
ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड है। तो मुझे पता है कि NaOH तो NaOH बन जाता है, राइट, 2NaH हो गया। ये बात को आप गौर से देखना आप। तो जब भी आप इसको मिला रहे हो तो NaOH बन जा रहा है, लेकिन अगर आप Na2O2 को HOH में डालते हो यानी वाटर या किसी दूसरे डाइल्यूट एसिड में, तो क्या बनेगा? NaOH तो बनेगा ही बनेगा। जब भी आप ऑक्साइड को किसी डाइल्यूट एसिड में डाल रहे हो या वाटर में डालते हो तो NaOH तो हमेशा बन ही रहा है, साथ साथ H2O2 गैस प्लस H2O2 गैस निकल जाती है। अगर मैं K2O2 की रिएक्शन कर रहा हूं वाटर के साथ तो KOH प्लस H2O2। जब मैं Na2O की रिएक्शन करा रहा था तो सिर्फ ये Na2O2 पर ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहा था, एक एक्स्ट्रा हो गया H2O2। लेकिन अगर मैं सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराता हूं अगेन H2O के साथ, तो अब क्या बनेगा? KOH प्लस H2O, तो H2O2 तो है ही, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाती है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसका मतलब मैंने क्या बताया, जैसे HOH के साथ रिएक्शन हो रही है ऐसे डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। नाउ कैसे? जब मैं Na2O2 के साथ HOH की रिएक्शन करा रहा था तो मैंने क्या बोला आपको कि NaOH प्लस H2O2 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं Na2O2 की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनेगा भाई? OH जो था वो तो Na के साथ जुड़ गया एंड NaOH बना दिया साथ में H2O2, राइट। ये आयन और ये आयन। सिमिलरली अब क्या होगा इसमें, जो Na है वो जो S2 इसमें क्या है H प्लस SO4 2 नेगेटिव ऐसा बनता है, तो ये और ये जुड़ के Na2SO4 बना देंगे, बाकी का तो आपका H2O2 ही निकल गया। समझ में आपको? सिमिलरली अगर आप इसको KO2 को बनाओ करोगे रिएक्शन H2SO4 के साथ, सुपर ऑक्साइड, ये पर था ये सुपर हो गया, तो अब उसमें क्या हो जाएगा? K और SO4, K2SO4, मुझे पता है H2O2 तो निकलती है, सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो गई। गाइज समझ में आया होगा ना आपको? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी और मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश की है। मैंने ये कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। नाउ इस वीडियो में एक लास्ट जो ये क्वेश्चन है इसको देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स विच इज आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू Na2। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे हम नीचे जाओगे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, राइट, और हैंस जो OH नेगेटिव है उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, साइज बढ़ता रहता है नीचे, और नीचे नीचे आते हैं हाइड्रोक्साइड का साइज बढ़ता रहता है। सेम ही ऑर्डर आपका ऑक्साइड्स के केस में भी है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ऑक्साइड्स की जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। ये आपको थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा कि जब ऊपर से नीचे जाते हो तो इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाता है। सेम अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो यहाँ पे इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, बेसिक, यानी अगर यहाँ से आ जाओगे जो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और बेसिक कैरेक्टर भी आपका डिक्रीज होगा। इस तरह से आप इसको आप याद रख सकते हो। सो इसका मतलब अगर मैं अब इस क्वेश्चन में देखूं कि द नंबर ऑफ ऑक्साइड विच आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू सोडियम, तो यानी जो कि नीचे अवेलेबल होंगे सोडियम, ऑब्वियसली मैग्नीशियम तो अगर आप देखोगे तो ये इससे कम बेसिक है, राइट, तो ये तो कट गया। लिथियम सोडियम के ऊपर आता है, ये भी कट गया। नाउ ये तीनों के तीनों नीचे आते हैं सोडियम के, एंड दिस इज दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ये तो इसका मतलब क्या हो गया कि द नंबर ऑफ ऑक्साइड कितने हैं, यानी 3, जो कि मोर बेसिक है इसमें Na2 के साथ, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसको मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगे तो कुछ भी नहीं छूटे आपसे। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। बाय।